नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी। आज हम जो है एलटी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। और आप लोगों ने शायद इसे पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा हो तो देखिए कि जो चोलों के अंतर्गत ग्राम प्रशासन का की चीज़ें थी वो कितनी उन्नत थी, और आधुनिक जो वर्तमान में जो ग्राम प्रशासन है उससे आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपके पूर्वज, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वो कितने दूरदर्शी थे। और इसीलिए आज भी जो है वो चोलों के जो ग्राम प्रशासन है उसकी चर्चा होती है, और उस पर आए दिन चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या आपका एलटी हो, देखिएगा प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न हमारा है कि चोलों के अंतर्गत ग्राम प्रशासन का क्या करना है, तो विवरण देना है। ठीक है, 8 अंक का प्रश्न है। आप लोग को पता ही होगा कि 8 अंक का जो प्रश्न होता है उसे 125 शब्दों में लिखना होता है, और जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं उन्हें 200 शब्दों में लिखना होता है। कॉपी आपको मिलेगी, तो कॉपी पे 8 अंक के लिए 2 पेज मिलता है, मतलब पीसीएस में तो ऐसे ही मिलता है, और चूंकि प्रक्रिया वही है तो यहाँ भी ऐसे मिलेगा। और फिर जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं तो वहाँ आपको 3 पेज मिलता है लिखने के लिए। तो आप ऐसे ही मैनेज करिएगा। देखिए, संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा एलटी को ही लेकर के मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, और यहाँ हम क्या है कि आपकी तैयारी को 3 स्तर पे चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे प्रयास करेंगे, मतलब पहले हम प्रश्न आपको देते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं। एक सर्टेन समय मिलता है, मतलब 20 घंटे का समय देते हैं आपको 4 प्रश्न करने के लिए, और उसके बाद फिर आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है। उसमें जो कमी रहती है, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं। फिर जो है हम यहीं तक नहीं रुकते हैं, आपको उसका मॉडल उत्तर भी देते हैं। तो मतलब अगर एक टॉपिक पे 3 स्तरीय प्रयास हो कि आपने कॉपी लिख के दिखाया, आपकी कॉपी चेक हुई, उसमें फीडबैक मिला, फीडबैक से आप अपनी कॉपी में जो कमियां हैं उससे सुधार करिए, और फिर मॉडल उत्तर के माध्यम से और ज़्यादा उसमें फैक्ट और पॉइंट्स ऐड करिए, ताकि आपका जो उत्तर है वो एकदम पूरा फुलफिल हो। तो अगर एक दिन में एक टॉपिक पे आप 3 बार परिश्रम कर लिए तो सोचिए वो टॉपिक आपका अपना हो गया, और यही परिश्रम आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाएगा। और अगर ये आप सोच रहे होंगे कि बस हम जा करके पढ़ ले रहे हैं, कंटेंट कुछ मिल जा रहा है, पढ़ ले रहा हूँ, लिख करके आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए डेली आंसर राइटिंग करिए, उसका जो मूल्यांकन हो, जो फीडबैक हो, उस पर काम करिए, और फिर मॉडल उत्तर तो ज़रूर पढ़िए पढ़िए। इसी तरीके से जो हमारे पीसीएस वाले बच्चे हैं तो वो भी एकदम कमर कस लें। उनका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आ जाएगा, और सीटें भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। पीटी की डेट पहले ही घोषित हो गई, 6 दिसंबर। तो ऐसे में अभी समय है उनके लिए मुख्य परीक्षा को तैयार करने का। मुख्य परीक्षा इतनी शिद्दत से तैयार कर लीजिए ताकि पीटी पास होइए तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाइए। और अगर मन में ये आ रहा होगा कि पीटी पास होने के बाद मेंस पढ़ लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं रणनीतिक रूप से, क्योंकि 3 महीने में कोई भी आप 2 पेपर कायदे से नहीं तैयार कर पाएंगे। पूरा प्रश्न पत्र तो दूर की बात है, मतलब 8 पेपर तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और आप फिर अपनी पीटी की भी सफलता को गंवा देंगे मुख्य परीक्षा में जा करके। तो ये गलती मत करिए। बैचेज स्टार्ट है, आप लोग जिसके लिए भी योग्य हैं ज्वाइन करें। चलिए, प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि चोलों के अंतर्गत ग्राम प्रशासन का विवरण देना है, और 8 अंक में से देखना। तो सबसे पहले थोड़ा सा बताइए कि चोल काल मतलब इनका समय क्या है। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी का ग्राम प्रशासन उनकी स्थानीय स्वायत्ता के लिए प्रसिद्ध था, जिसका विवरण परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलों के जो ग्राम प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो चोल शासक परांतक प्रथम रहते हैं उनके उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। तो ये आपको मेंशन करना ही करना है अपने उत्तर में। ग्रामीण शासन उर मतलब एक उर किसे कहते हैं, तो साधारण गांव। सभा और महासभा मतलब ये क्या होते थे, ये ब्राह्मणों के गांव होते थे, नामक ग्राम समितियों द्वारा क्या है तो संचालित होता था। तो ग्रामीण शासन उर और सभा महासभा नामक ग्राम समितियों के द्वारा संचालित होता है। अब थोड़ा सा हम भूमिका के बाद देखेंगे कि चोल कालीन ग्राम प्रशासन का विवरण। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि केंद्रीय हस्तक्षेप कम था। इसमें जो है जो ग्रामीण स्तर पे जो प्रशासन था उसमें सबसे पहली भूमिका आप देखेंगे कि केंद्रीय हस्तक्षेप कम था। गांव को अपना प्रशासन खुद चलाने की स्वतंत्रता थी, जो उस समय की अद्भुत विशेषता थी। मतलब एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में
जो है गांव गांव का जो प्रशासन था वो स्वायत्त था, मतलब गांव का प्रशासन गांव के ही चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता था, उसमें केंद्रीय हस्तक्षेप बहुत कम था। फिर इसमें प्रशासनिक समितियों की क्या भूमिका थी, तो इनकी भी चर्चा आप करेंगे। तो प्रशासनिक समितियां ग्राम सभाओं का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां थी। मतलब अगर ये जो ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक व्यक्ति पूरा चला लेगा, नहीं, इसके लिए प्रशासनिक समितियों का गठन किया गया था। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई सिंचाई की व्यवस्था है, तो सिंचाई के लिए कौन सी समिति देखेगी, तो एरी वरियम देखेगी। बगीचों के लिए तोट वरियम का समिति थी। न्याय के लिए न्याय वरियम समिति थी। ऐसे कई समितियां थी जिनके माध्यम से गांव के प्रशासन को चलाया जाता था। तो सबसे पहले तो केंद्रीय हस्तक्षेप कम था, मतलब इन्हें ग्रामीण स्तर पर स्वायत्ता प्रदान थी। अब स्वायत्ता प्रदान थी तो ये अपनी नीतियों कार्यक्रमों को कैसे संचालित करेंगे, तो कई समितियों के माध्यम से। आपने कुछ समितियों का उदाहरण दिया, जैसे एरी वरियम, तोट वरियम और न्याय वरियम। फिर अगला इसमें आप बताइए कि सदस्यता और चुनाव। भाई ठीक है, अब ये समिति में कौन सदस्य होंगे, इनका चुनाव कैसे होता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर मेरुर अभिलेख जो परांतक प्रथम का जो मैंने पीछे बताया, तो उसमें क्या कहता है कि उत्तर मेरुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि समितियों के सदस्यों का चयन लॉटरी पद्धति से योग्य पुरुषों में किया जाता था। मतलब जो समितियों के सदस्यों का चुनाव होता था वो लॉटरी पद्धति से होता था और योग्य पुरुषों के द्वारा होता था। अब योग्य पुरुष का चयन कैसे होगा, तो इसके लिए क्या थी, तो कुछ अनिवार्य अर्हताएं थी, मतलब योग्यताएं थी। जैसे जो व्यक्ति समिति का सदस्य बनेगा उसके लिए सबसे पहली बाध्यता क्या थी, वो भूमि का स्वामित्व। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई संपत्ति धन ना हो और आप जा करके चुनाव लड़ जाइए, नहीं, आपके पास सबसे पहले है कि उम्मीदवार के पास 1/4 वेली। वेली मतलब होता है, मतलब वो भूमि का एक इकाई थी, मतलब 1.5 एकड़ के करीब, मतलब 1/4 वेली जो होता है वो 1.5 एकड़ के करीब जो है वो कर भुगतान वाली जमीन होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, प्रीलिम्स के भी बच्चे ध्यान देंगे कि ऐसे ही एक स्टेटमेंट देगा, कहेगा भुगतान वाली भूमि होनी चाहिए, नहीं, मतलब कर भुगतान वाली, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास बंजर भी भूमि हो सकती है, जंगल वाली भी भूमि हो सकती है। तो बंजर भूमि से तो कोई कर राज्य को प्राप्त मिलता नहीं था। तो ऐसे में आपके पास वो भूमि हो, मतलब फर्टिल हो, क्योंकि जब उपजाऊ भूमि होगी तभी आप उस पर टैक्स देंगे। तो ये पहली बाध्यता थी कि भूमि हो, करीब करीब 1.5 एकड़ की भूमि हो, और 1.5 एकड़ की भूमि भी ऐसी हो जो टैक्स देती हो, मतलब उपजाऊ भूमि हो। तो सबसे पहली भूमिका। फिर दूसरा, उम्मीदवारों के पास अपनी जमीन पर बना हुआ घर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप रेंट में रह रहे हो जाके चुनाव लड़िए, नहीं, आपके पास अपना घर होना चाहिए और अपनी जमीन पे बना होना चाहिए। फिर उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 से 70 वर्ष। वर्तमान में पंचायत चुनाव लड़ने की आयु कितनी है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। और क्या शैक्षणिक योग्यता है लोगों में, मतलब जो पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं, क्या उन्हें शिक्षित होना अनिवार्य होता है, ऐसा कुछ है प्रावधान, तो आप भी इस पे भी कमेंट करें। और देखिए, ऐसे ही तुलनात्मक चीज़ों को करेंगे तो हमेशा के लिए याद होगा। और यहाँ आप देखेंगे 35 से 70 वर्ष के बीच क्या है, आयु का होना जरूरी है। वही व्यक्ति जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। और फिर अगली इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसे कम से कम 1 वेद और 4 भाष्य का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो 4 वेद है उसमें से 1 वेद का वो ज्ञाता हो, मतलब उसको ज्ञान हो, और 4 भाष्य का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब कितनी बड़ी शैक्षणिक योग्यता थी। ये नहीं है कि कोई भी निरक्षर अनपढ़ जो है वो पंचायत का प्रतिनिधि बन जाएगा, नहीं, ये सारी योग्यताएं थी कि उसको मतलब अपनी, उसके पास खेत हो जो टैक्स देता हो, जिस पर अपनी भूमि में जो है घर हो, फिर उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो। फिर क्या कह रहा है कि 1 वेद और 4 भाषा का वो ज्ञाता हो। फिर अगला उससे क्या किया जा रहा है कि उम्मीदवार नैतिक चरित्र वाला हो, मतलब उस पर कोई उसके जीवन में कोई इस तरीके का व्यभिचार का, फूट फरेब का ऐसा कोई दोष ना उस पर लगा हो, मतलब वो नैतिक चरित्र वाला हो। अगर आज हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था, जो चुनाव प्रणाली, अगर ये सब चीज़ें लागू कर दी जाए तो सोचिए कि कितना ही बेहतरीन लोग आएंगे, और जितने भी बदमाश अपराधी हैं जो धन बल बाहुबल के बल पे जो है चुनाव जीत जा रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसी ही व्यवस्था अपनाने की वर्तमान में ज़रूरत है।
उसे प्रशासनिक मामलों और व्यवहार में निपुण होना चाहिए। भाई वो तब निपुण होगा जब वो शैक्षिक होगा। तो ऊपर दिया ही जा रहा है शिक्षा को लेकर के बाध्यता। यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का सदस्य रहा हो तो वह फिर चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक बार आप सांसद बन जाइए और इन के इन प्रकार आप जीतते रहिए चुनाव और हमेशा के लिए नहीं। 3 वर्ष तक आपकी सेवा रहेगी, 3 वर्ष के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, अगले व्यक्ति को जो है फिर मौका मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, मतलब चोलों के ग्राम प्रशासन को लेकर के कितनी शानदार व्यवस्था थी। फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा हो, वही जो मैंने पीछे बताया, जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है और इसे तो वर्तमान में जरूर लागू किए जाने की जरूरत है। फिर अगर चुनाव प्रक्रिया में देखें तो अभी तो चुनाव में जो उम्मीदवार थे उनकी योग्यता की मैंने चर्चा की, अब प्रक्रिया को थोड़ा देख लीजिए। तो योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था, मतलब जो उपयुक्त जो अर्हता है इसमें जो फुलफिल हो रहा है उन्हीं लोगों का नाम जो है ताड़ के वृक्ष पे, ताड़ के पत्ते पे लिखा जाता था और उन्हें एक बर्तन में डाल दिया जाता था। फिर एक छोटे बच्चे द्वारा लॉटरी पद्धति के माध्यम से प्रतिनिधि चुना जाता था। मतलब सोचिए कि 100 लोगों ने आवेदन किया, उसमें से ये पता चला कि 80 लोग तो योग्यता ही नहीं धारण करते, किसी में कोई सीमा है, किसी में कोई सीमा, तो उनको तो बाहर कर दिया गया। अब जो 20 लोग हैं, अब उन्हीं में से 5 लोगों के चयन करना है समिति के सदस्य के रूप में। तो उस 20 जो ताड़ के पत्ते हैं उन पे नाम लिख करके उसमें डाल दिया था और एक अबोध बालक, मतलब जिसको इसका ज्ञान ना हो कि कौन उससे क्या वो कर रहा है, तो उससे कहा जाता था कि उस बर्तन से आप जो है पत्ते को निकाले और उसमें से जो ये 5 पत्ते निकालता था उन्हीं प्रतिनिधियों का चयन हो जाता था। और इसमें जो प्रमुख संस्थाएं थी गांव की, तो थोड़ा सा इसको भी देख लें कि क्या संस्थाएं थी। तो सबसे पहले उर, जिससे मैंने भूमिका में चर्चा की, तो ये सामान्य निवासियों की सभा थी। ये सभा होगा, सभा क्या था, ब्राह्मणों से संबंधित होते थे। और नगरम जो था, व्यापारियों की संस्था जो कस्बों में कार्य करती थी। तो ये प्रमुख संस्थाएं थी और इन्हीं के लिए जो है चुनाव होते थे। अब आप एक निष्कर्ष दे दीजिए कि ग्राम सभाएं भूमि कर एकत्रित करती थी, मंदिर निर्माण, रख रखाव, सिंचाई और न्याय आदि का कार्य करती थी। चोल ग्रामीण प्रशासन का आधार जन भागीदारी था, जो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था से भी क्या था, तो उत्कृष्ट था। मतलब वहाँ की ग्राम जो सभाएं थी वो क्या करती थी, भूमि कर इकट्ठा करती थी, बहुत बड़ी बात है। मतलब फिर मंदिर जो उस समय आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक केंद्र होते थे, जो टेम्पल होते थे, तो उनका भी रख रखाव कौन करती थी, तो यही जो ग्राम पंचायतें होती थी। फिर सिंचाई और न्याय का भी कार्य करती थी, जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, यदि कुछ समस्या हो गई ग्रामीण स्तर पर तो उसके लिए न्याय प्रदान करना, ये सब चीज़ें कौन करती थी, तो जो न्याय से संबंधित जो ग्राम पंचायतें थी। चोलकालीन जो ग्रामीण प्रशासन का आधार क्या था, तो जन भागीदारी था। मतलब इसमें क्या था कि आप देख रहे होंगे कि जनता के माध्यम से ही सारी चीज़ें संचालित की जा रही हैं, ऊपर से केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहुत नगर हस्तक्षेप केवल राजस्व को लेकर के था कि ग्राम सभाओं से एक सर्टेन अमाउंट का राजस्व लेते थे वो लोग, बस उसके अलावा जो सहूलियतें उनको चाहिए थी वो केंद्र प्रशासन जो है वो उपलब्ध करा देता था। बाकी सारी चीज़ें जो स्थानीय स्तर पे जो समितियां होती थी उनके जो सदस्य होते थे वही चीज़ों को संचालित करते थे। और अगर देखा जाए वर्तमान आधुनिक प्रणाली से जो हमारी पंचायती व्यवस्था है उसे तुलना किया जाए तो ये बेहद ही उत्कृष्ट थी और वर्तमान में हमें उसे अपनाने की ज़रूरत है। बेसिकली एजुकेशन को लेकर के तो बहुत मस्ट है और नैतिक आचरण को लेकर के ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं वर्तमान समय में जनप्रतिनिधियों के लिए। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा बल्कि अतीत में कुछ चीज़ें कितनी महान थी, जैसे सिंधु घाटी की नगर सभ्यता थी, जो नगर नियोजन थी, जो टाउन प्लानिंग थी, वो कितना बेहतरीन है कि आज तक हम उसको फॉलो नहीं कर पाए हैं, या चोलों की जो ग्राम प्रशासन की व्यवस्था आज तक हम उसको नहीं अपना पाए हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, इसलिए अतीत का भी अध्ययन होते रहना चाहिए। ये 2 बैच इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। बैच स्टार्ट है 7 अप्रैल से ही। तो किसी तरीके से मॉडल उत्तर दिए जाते हैं, मतलब आपकी कॉपी चेक होने के बाद। ये कुछ समृद्धि IAS के लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहला लिंक हमारा है
समृद्धि IAS ऑफिशियल टेलीग्राम है जो हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। दूसरा हमारा यूट्यूब है समृद्धि IAS का। तीसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये सब चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, इन्हें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 73030750 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।